अरे, ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अम्मा जी। मैं यहाँ पहली बार चाय पीने के लिए आया हूँ। मेरे लिए अच्छी चाय बनाना ताकि मैं बार बार आपके पास आ सकूं। भैया जी चिंता मत कीजिए, आपको अच्छी चाय मिलेगी जिसे पीकर आपको मजा आ जाएगा। इतना बोलकर दोनों सास बहू उस व्यक्ति के लिए चाय बनाती हैं और जब वो व्यक्ति चाय पीता है तो उनकी तारीफ करते नहीं थकता। मजा आ गया अम्मा जी, सच में आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। कहा था ना भाई साहब, आपको अच्छी चाय मिलेगी। हम अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल भी रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे मोहल्ले में आ जाओ। हमारे मोहल्ले में सभी को खाना खाने के बाद रात को चाय बहुत पसंद है। हमारे मोहल्ले में आओगी तो 2 पैसे ज्यादा ही कमा पाओगी। मैं सामने वाले मोहल्ले में ही रहता हूँ। वो आदमी चाय पीकर वहां से चला जाता है और दोनों सास बहू बातें करते हुए अपने घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं पवन नशे में अपने बेटे को मार रहा है। पूरा अपनी माँ और दादी का चमचा हो गया है। सच सच बता, कहाँ रखे हैं पैसे तेरी माँ ने? अरे बेटा, ये तो क्या कर रहा है, पागल हो गया है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे, और शराब पीनी है। पवन अपनी माँ और बीवी के हाथों से सारे पैसे छीन लेता है और सुमित्रा पंखुड़ी को धक्का मारकर भाग जाता है। बहू तू ठीक तो है ना? तू गर्भवती है तो तुझे चोट तो नहीं लगी? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए और आप पवन जी की चिंता छोड़ दीजिए, वो नहीं सुधरने वाले। हमें इतनी मुश्किल से एक मोहल्ला मिला है, हम कल से रात के 9 बजे वहीं जाएंगे। क्योंकि पवन को नशे करने की आदत थी और वो काम नहीं करता था, इसलिए दोनों सास बहू ठंड में कांपते हुए अपना चाय का ठेला लेकर मोहल्ले में जाती हैं और रात के 9 बजे मोहल्ले में चाय बेचती हैं, जिसके बाद एक एक करके उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे बहन, तुम यहाँ हमारे मोहल्ले में चाय का ठेला बिल्कुल सही समय पर लेकर आई हो। सर्दियों में चाय पीनी किसे नहीं पसंद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद करो। इनके हाथों की चाय मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने ही इन्हें बोला कि अपना चाय का ठेला लेकर हमारे मोहल्ले में आ जाए। हाँ बहन, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप सब बता दीजिए आपको कैसी चाय चाहिए। मैं यहाँ पहली बार चाय बेचने आई हूँ तो मुझे आप सबके स्वाद का नहीं पता। हाँ बहन, मुझे तो मसाले वाली चाय पसंद है, कड़क चाय बनाना बिल्कुल। दीदी मुझे तो सिंपल चाय पसंद है। और बहन तुम तो जानती ही हो मुझे कैसी चाय पसंद है। हाँ भैया, आप सब बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम सभी आप सबकी चाय बना देते हैं। दोनों सास बहू जल्दी से अपने ग्राहकों के लिए उनकी पसंद के अनुसार उनकी चाय बनाकर उन्हें देती हैं, जिसे पी के सभी ग्राहक दोनों सास बहू के चाय की खूब तारीफ करते हैं। वैसे दीदी, आप गर्भवती हो और ऐसी हालत में अपनी सास के साथ चाय बेच रही हो। मानना पड़ेगा, इतनी ठंड में गांव से दूर हमारे मोहल्ले में चाय बेचने आ रही हो, वो भी रात के 9 बजे। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। आज थोड़ी मेहनत करूंगी तभी तो मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगी। दोनों सास बहू मोहल्ले में चाय बेचकर रात के अंधेरे में ठंड में कांपती हुई अपने घर जाती हैं और अपने बेटे को खाना खिलाकर सो जाती हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर सुबह 5 बजे उठकर दोनों सास बहू गांव के नुक्कड़ पर अपनी चाय बेचती हैं। माँ जी, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब लोग सुबह घर से निकलते ही नहीं। अच्छा हुआ जो हमें एक मोहल्ला मिल गया, अब तो रात को ही कुछ कमाई हो पाएगी। हाँ बहू, अब तो रात का ही सहारा है। इस तरह सुबह सुबह ठंड में दोनों सास बहू चाय बेचती हैं और रात होते ही 9 बजे अपना ठेला लेकर निकल जाती हैं। और तभी कुछ कुत्ते दोनों सास बहू के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से बहू काफी ज्यादा डर जाती है और वो भाग नहीं पाती और कुत्ता उसके नजदीक आ जाता है। पर तभी मोहल्ले का वॉचमैन ये सब देख लेता है और डंडा लेकर कुत्तों को भगाता है। अरे आप दोनों ठीक तो हैं? बेटी, तुम गर्भवती हो, तुम क्यों आ रही हो रात के समय में, वो भी इतनी ठंड में चाय बेचने के लिए? बहन जी, आप तो कुछ समझाइए अपनी बहू को। अंकल जी, मेरी मजबूरी है इसलिए मुझे ऐसी हालत में काम करना पड़ रहा है, पर आपका शुक्रिया, आपने हमारी उन कुत्तों से जान बचाई। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों आराम से यहाँ खड़े होकर अपनी चाय बेचो और आज एक कप चाय मुझे भी दे देना। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब तुम चाय बनाती हो। आज दोनों सास बहू न सिर्फ मोहल्ले के लोगों को बल्कि वॉचमैन को भी चाय पिलाती हैं और इस मोहल्ले में हर कोई पंखुड़ी और सुमित्रा की चाय का दीवाना हो जाता है और सभी रात के 9 बजे उसके ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक उनके साथ बातें करते हैं। अरे बेटा पंखुड़ी, आज तुम एक स्पेशल चाय बनाना, ये मेरे घर में मेहमान बनकर आया है। ये भी तो हमारे मोहल्ले में तुम्हारे हाथों की चाय पीकर देखे हैं।
तभी तो उसे विश्वास होगा कि तुमसे बेहतर चाय हमारे मोहल्ले में तो क्या, आसपास के किसी भी मोहल्ले में कोई नहीं बनाता। उस बूढ़े आदमी के कहने पर पंखुड़ी एक कप स्पेशल चाय बनाती है और उस मेहमान को देती है। जब वो व्यक्ति उस चाय को पीता है तो वो पंखुड़ी और सुमित्रा की चाय की खूब तारीफ करता है। अरे वाह, चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया पीकर। हमारे मोहल्ले में भी एक चाय वाला है, पर उसकी चाय तो इतनी बकवास है कि अब कोई उनकी चाय भी नहीं पीता। आप हमारे मोहल्ले में भी आ जाओ, हमारे मोहल्ले के लोगों को भी चाय पीना बहुत पसंद है। पर बेटा, रात के 9 बजे तक तो हम यहीं चाय बेचते हैं, तुम्हारे मोहल्ले में कब आए? और ठंड भी तो बढ़ती जा रही है। अरे आंटी, ज्यादा दूर नहीं जाना, आपको बस एक मोहल्ला छोड़कर ही मेरा मोहल्ला है, प्लीज आ जाओ वहां पर। मैं रोज रोज यहाँ चाय पीने नहीं आ सकता, पर आप हमारे मोहल्ले में आओगी तो 2 पैसे आप ज्यादा ही कमाओगी और हमारे मोहल्ले को भी एक ढंग से चाय बनाने वाली आंटी मिल जाएंगी। माँ जी मान जाइए ना भाई, आप चिंता मत कीजिए, कल से हम आपके मोहल्ले में भी चाय बेचना शुरू कर देंगे। मोहल्ले में जाने के बाद पंखुड़ी और सुमित्रा का काम अच्छा चलने लगता है। अगले दिन रात के 9 बजे फिर से दोनों सास बहू अपना चाय का ठेला लेकर मोहल्ले में जाती हैं। पर आज पंखुड़ी बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी बहू की थकान देखकर सुमित्रा उससे कहती है, बहू तू कल से चाय बेचने के लिए मत आना, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, मैं घर पर नहीं रह सकती, आप तो जानती है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें एक केतली ले लेनी चाहिए। मैं इस मोहल्ले में खड़ी होकर चाय बेचूंगी और आप दूसरे मोहल्ले में केतली लेकर चली जाना। क्योंकि पंखुड़ी गर्भवती थी, इसलिए जब वो ठेला लेकर मोहल्ले में जाती है तो अपने काम में लग जाती है और सुमित्रा अपनी बहू को आराम करने के लिए कहती है और खुद मोहल्ले में चाय बेचती है। और अगले दिन एक बड़ी सी केतली खरीद कर खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर चाय बेचती है। तो वहीं पंखुड़ी उसी मोहल्ले में अपनी रेहड़ी लेकर चाय बेच रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तुम दोनों सास बहू रात के 9 से 10 बजे तक चाय बेचते हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। पैसे दो, वरना आज मैं तुम दोनों को ही जान ले लूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो आप छीन लेते हैं। नशे की हालत में पवन पंखुड़ी से पैसे छीनता है और उस पर हाथ उठाता है, जिस वजह से पंखुड़ी का सिर फूट जाता है। पर फिर भी पंखुड़ी हार नहीं मानती और अपनी सिर पर कपड़ा बांधकर एक बार फिर मोहल्ले में चाय बेचने जाती है, जहां एक औरत पंखुड़ी के सिर पर लगी चोट देखकर उससे कहती है, अरे पंखुड़ी बहन, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लग गई? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, ये सारा काम मेरे उस नशेड़ी बेटे का है। मेरा बेटा खुद तो कुछ काम नहीं करता, बस पी कर इधर उधर पड़ा रहता है। हम जो कमाते हैं वो सारा पैसा भी हमसे छीन लेता है। बस इसीलिए हम सास बहू रात के 9-10 बजे तक मोहल्ले में आकर चाय बेचते हैं, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी ने मेरी बहू की ये हालत करी है। पंखुड़ी, तुम इतने दिनों से हमारे मोहल्ले में चाय बेच रही हो और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरे पति इंस्पेक्टर हैं, तुम बताओ कहाँ रहता है तुम्हारा पति? जब मेरे पति के हाथ के 2 डंडे खाएगा ना, अपने आप ही शराब पीनी भी छोड़ देगा और काम भी करने लगेगा। वो औरत पंखुड़ी की मदद करती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। अगले ही शाम जब दोनों सास बहू मोहल्ले में चाय बेच रही होती हैं तो उसी औरत का पति पवन को ढूंढते हुए जाता है, जहां वो देखता है कि पवन अपने कुछ बदतमीज दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। और वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर पवन को डंडे मारते हुए उससे कहता है, शराब पीने का बहुत शौक है, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता। तुम जैसे आदमी की वजह से गरीब और बेसहारा औरत काम कर रही होती हैं। अगर मैंने अब कभी तुझे शराब पीते हुए देख लिया या तेरी बीवी को चाय पीते हुए देखा तो मैं तुझे सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इस बार चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ और आज से ही चाय बेचना शुरू कर दूंगा। पुलिस वाले की मार खाकर पवन सुधर जाता है और रात को जब घर जाता है तो अपनी बीवी और माँ से कहता है, माँ, पंखुड़ी माफ कर दो मुझे, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। पर कल से पंखुड़ी तुम मोहल्ले में चाय बेचने नहीं जाओगी। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ चाय बेचने जाऊंगा और जब मैं अपनी बीवी की तरह अच्छी चाय बनानी सीख जाऊंगा तो आप भी छोड़ देना, फिर मैं अकेले ही मोहल्ले में जाकर चाय बेचूंगा। उस दिन के बाद से फिर कभी पवन शराब को हाथ नहीं लगाता और पंखुड़ी घर में अपने और अपने बेटे का ख्याल रखती है। तो वहीं पवन अपनी माँ के साथ रात में 9 बजे कड़कड़ाती ठंड में मोहल्ले में चाय बेचता है। माँ जी, आज तो हम लेट उठे हैं, जल्दी से दूध निकाल कर बेचने चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहू, इस गाय का तो दूध निकाल दिया है मैंने, तूने दूसरी वाली गाय का दूध निकाला क्या?
जी माँ जी, लगभग हो ही गया है। गाय का दूध निकालने के बाद दोनों दूध बेचने के लिए जाने लगती हैं। दूध ले लीजिए। अरे आ गई तुम दोनों सास बहू, चलो जल्दी से दूध दे दो और वो जो सामने वाला घर है ना वहां भी चले जाना। कल इन्होंने भी कहा था मुझसे कि जब तुम दोनों सास बहू दूध बेचने आओ तो मेरे घर भी भेज दे। बहू, इनका पता भी लिख लेना। दूध बेचने के बाद बचा हुआ दूध लेकर दोनों सास बहू घर जा रहे होते हैं कि एक चोर उनके पैसे लेकर भागने लगता है। उस अफरा तफरी में बचा हुआ दूध भी पूरा गिर जाता है। चोर चोर, कोई चोर को पकड़ो, हमारे पैसे लेकर भाग रहा है, चोर चोर। हमारी पूरी मेहनत वो चोर लेकर भाग गया, हमारा दूध भी पूरा गिरा दिया। इतनी मुश्किल से हम कुछ सही सोच रहे थे, लेकिन उसमें भी कितना कुछ हो रहा है। ये दोनों सास बहू कौन हैं जो इतनी सुबह सुबह दूध बेच रही हैं, और कौन सी मुश्किल है जिसकी शांति बात कर रही है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं पूरी बात जानने के लिए। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? और आज पूरा दूध बिक गया क्या? हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। होना क्या था, हमारा जितना भी दूध बिका था हम उसे बेचकर घर आ रहे थे, लेकिन एक चोर ने हमारे सारे पैसे छीन लिए, बचा हुआ पूरा दूध गिरा दिया। इस बात से ही माँ जी को बहुत दुख है। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मेरी नौकरी नहीं गई होती तो आप लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? हर मुश्किलों का नाम ही तो जिंदगी है। आज परेशानी है हमारे साथ तो हमेशा थोड़ी ना रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह नीतू अपनी सास के साथ दूध बेचने के लिए निकलती है। बहू, हमारे यहाँ तो कोई भी ज्यादा दूध लेता ही नहीं है, हमेशा आधे से ज्यादा दूध बच ही जाता है। माँ जी, कल तक तो हमारे पास दूध बेचने का काम भी नहीं था ना, अब इससे ही सही, पर कुछ पैसे तो आ रहे हैं ना। नीतू राशन के लिए जा रही होती है, तभी अजीत उसे टोकता है। नीतू, तो हमारे लिए राशन मत लाओ, गाय भैंस का खाना ले आओ। चारे के साथ मिलाकर अगर हम गाय भैंस को खिलाएंगे तो वो भी ज्यादा दूध देंगी। लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे पास, थोड़े ही पैसे हैं। अगर मैं भैंस और गाय के लिए उनका खाना ले आऊंगी तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। कोई बात नहीं, माँ पड़ोस वाली काकी से कुछ तोरई ले आई है, वो हम खा लेंगे। मुसीबतों में भी नीतू का परिवार हार नहीं मान रहा था। कुछ महीनों बाद नीतू अपनी सास से कहती है, माँ जी, शायद हमारा दूध ज्यादा इसलिए नहीं बिकता क्योंकि हम गांव में ही दूध बेच रहे हैं। गांव में हर दूसरे तीसरे घर में गाय भैंस है, तो वो हमसे क्यों ही दूध खरीदेंगे? गिने चुने लोग ही हमसे दूध खरीदते हैं। तो बहू, अब तू क्या कहना चाहती है? हम अब क्या शहर में हर सुबह दूध बेचने जाएं? तुझे पता है ना, शहर जाने में सुबह से शाम हो जाएगी और दूध भी खराब हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कह रही। अरे हमारे गांव के पास जो एक सोसाइटी है, वहां भी तो सब लोग पैकेट वाला दूध ही पीते हैं, तो हम वहां भी जा सकते हैं ना। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शांति और नीतू अगली सुबह 9 बजे सोसाइटी में दूध बेचने के लिए जाते हैं और लोगों का दरवाजा खटखटाकर पूछने लगते हैं, बहन जी, गाय भैंस का शुद्ध और ताजा दूध चाहिए? अरे वाह, हमारी सोसाइटी में तुम शुद्ध दूध बेचने आई हो, मिलावट तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं बेटा, हम अपनी गाय भैंस को भी अच्छा चारा खिलाते हैं और दूध में भी कोई मिलावट नहीं करते हैं। देखिए ना आप ही, कितना गाढ़ा दूध है। आप तो इसका घर में भी घी निकाल सकती हो। ठीक है, फिर 2 किलो दे दो। ठीक है। इसी तरह सास बहू का काम अच्छा चलने लगता है। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। सोसाइटी में तो काफी लोग दूध ले लेते हैं, भले ही थोड़ा दूर आना पड़ता है, पर अब हम साइकिल पर दूध रखकर आ जाते हैं तो इतना पता नहीं चलता। हाँ माँ जी। दोनों ऐसी बातें करते हुए घरों में दूध दे रही थी, तभी यश नाम का लड़का उन्हें रोक कर कहता है, आंटी जी, मैंने सुना है आप शुद्ध गाय भैंस का दूध बेचती हैं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। आंटी जी, दरअसल मैं जिम में हर रोज 4 बजे आता हूँ, आप 4 बजे दूध लेकर आ जाया करिए ना। काफी लोग यहाँ जिम करने आते हैं, वो सभी शुद्ध दूध लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये और अच्छी बात है। दोनों सास बहू खुशी खुशी अब सुबह के 4 बजे ही दूध बेचने जाती हैं सोसाइटी में। दूध ले लो। ये कोई टाइम है क्या दूध बेचने का? जाओ यहाँ से, आधी रात में दूध बेच रही हो। सुबह के 4 बजे कोई दूध नहीं ले रहा था सिवाय जिम के लड़कों के, तो वो लोग उजाला होने तक वहीं रहते हैं। और जब 8 बजे सोसाइटी के लोग घर से निकलते हैं तो नीतू को देखकर सुमन कहती है, आधी रात में दूध बेचने का कोई समय होता है क्या? सबकी नींद क्यों खराब करती हो? दीदी, गाय भैंस सुबह 4 बजे ही दूध देती है, इसलिए हम शुरू से ही सुबह 4 बजे दूध बेचने लगते हैं। पर सोसाइटी में सब लेट उठते होंगे ये सोचकर थोड़ा लेट आते थे।
लेकिन जब जिम वाले लड़कों ने ये कहा कि उन्हें 4 बजे दूध चाहिए तो सबको बिल्कुल फ्रेश मिले, ये सोचकर हम सुबह 4 बजे बेचने लग गए। अरे वाह, अपनी नींद खराब करके दूसरों को फ्रेश दूध बेचने का सोचती हो। कल से हमें भी 4 बजे दूध दे दिया करो। अब दोनों सास बहू सुबह 4 बजे ही दूध बेचकर घर आती हैं। मुझे दूसरी चिंता सता रही है। काफी लोग हैं जो हमसे दूध लेना चाहते हैं। हमारे पास ज्यादा गाय भैंस तो है नहीं, तो फिर लोगों को कम पड़ेगा, उसका हम क्या करेंगे। माँ जी, भगवान की दया से अब तो पहले से बेहतर हालात हैं हमारे, तो मुझे ये लगता है कि अब हमें एक भैंस ले लेनी चाहिए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन हमारे लिए सही भी तो रहेगा। तुम क्या पागल हो नीतू? वैसे ही हम थोड़े बहुत पैसों के लिए इतना तरस रहे हैं और तुम हो कि भैंस लेने की बात कर रही हो। अरे हम थोड़ा ऊपर नीचे भी तो कर सकते हैं ना दूध में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अजीत। पैकेट का दूध छोड़कर लोग इसीलिए गाय भैंस का दूध पी रहे हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध मिल रहा है, और तुम मिलावट की बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मत करो मिलावट, पर कुछ दिन तक इतना ही दूध लेकर जाओ, और अगर कम न पड़े तो भैंस लेने की जरूरत नहीं होगी। अजीत की ये बात सब मान जाते हैं और अगली सुबह अजीत जल्दी उठकर गाय भैंस का दूध निकालता है। माँ और नीतू तो समझते ही नहीं है। अरे लोगों के लिए थोड़ा पानी वाला दूध तो फिर भी बेहतर ही होगा, पैकेट वाले दूध से तो अच्छा ही लगेगा ना। अजीत दूध में मिलावट कर देता है जिस बारे में शांति और नीतू को नहीं पता होता, और जब वो सुबह अजीत के हाथ में दूध देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अरे, आज आपने दूध निकाला है? हाँ, वो आप दोनों कितना थक जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही सुबह जल्दी उठकर आप लोगों का काम आसान करूं। 3 डब्बे? हर रोज तो 2 डब्बे ही दूध निकलता है। अरे गाय को हम इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाते हैं, जब तुम लोग चले जाते हो तो भी बचा रहता है काफी दूध, मैंने वो भी निकाला है। शांति और नीतू दूध बेचने लगते हैं और अब हर सुबह अजीत ही दूध निकालता। दोनों सास बहू दूध बेचने सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ जिम के लड़के और सुमन बाहर ही थी। अब मुझे तुम लोग दूध देने मत आना, तुमसे दूध लेने से अच्छा तो मैं पैकेट वाला ही ले लूं। हाँ आंटी, अब हमारे जिम के भी किसी लड़के को दूध मत बेचना, पानी जैसा दूध तो रहता है और कहने को शुद्ध कहती हो। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? सच में हम शुद्ध दूध ही बेचते हैं, हम कोई मिलावट नहीं करते, हमारा यकीन करो। शुद्ध और बिना मिलावट का दूध आप पहले बेचती थी, अब ज्यादा ग्राहक क्या बन गए, मिलावट वाला बेचने लग गई। कुछ ही समय में आधे से ज्यादा ग्राहक टूट जाते हैं और दोनों सास बहू घर पर निराश होकर आते हैं और नीतू अजीत से कहती है, अजीत जी झूठ मत बोलिएगा, आप हर सुबह दूध क्यों निकालते हो? पहले तो आप कभी नहीं निकालते थे। जो अचानक से 2 से 3 डब्बे दूध निकल रहे हैं, अचानक से तू सुबह दूध निकालने लग गया, इन सब के पीछे का क्या कारण है? अजीत जी, हमारे आधे से ज्यादा ग्राहक ने दूध लेने से मना कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम मिलावट वाला दूध बेचते हैं। अब भी आप झूठ बोलेंगे क्या? मुझे नहीं पता था कि लोगों को पता चल जाएगा, मैं तो बस थोड़ा सा ही पानी मिलाता था। अरे गधे, शुद्ध और अशुद्ध में फर्क सबको पता चल जाता है। ज्यादा ग्राहक इसीलिए बने थे क्योंकि हम शुद्ध दूध बेचते हैं और तेरी बेवकूफी से हमने सबका भरोसा खो दिया। माँ, मैं सबको सच बता दूंगा, मेरी गलती है ये। अजीत तुरंत जाकर सोसाइटी में सबसे माफी मांगता है और सच बताता है। मेरी माँ और पत्नी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो आपको शुद्ध दूध ही देती थी, मैंने ही लालच में आकर मिलावट कर दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए। अजीत का पछतावा देखकर लोग शांति और नीतू को एक और मौका देने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो ऐसे ही ईमानदारी से काम करते हैं।